हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का भी स्कोप रखती है। तो यहाँ पे मल्टीबैगर से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे एक थोड़ा सा व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। और इसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी हम देख लेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि कंपनी की एक्चुअल में कंडीशन क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका शेयर प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है, जिससे हमें एक ओवरऑल आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो शीला फोम कंपनी एक मैट्रेसिस यानी कि फोम वाले मैट्रेसिस बनाने वाली कंपनी है और कंपनी का हाल का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 30 से 35% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका 40% मार्केट शेयर है। तो मतलब में ये एक मार्केट लीडर कंपनी है और फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखती है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो लगभग 50,000 करोड़ का है और उसमें भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर ज्यादा है। तो इतनी बड़ी जो कंपनी है शीला फोम टाइप की, वो आगे ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, उसमें बहुत बड़ा मार्केट शेयर इन कंपनी के पास आने की प्रोबेबिलिटी है। इसकी ब्रांड की बात करें तो स्लीपवेल नाम की ब्रांड है, जो आपको सबको पता ही होगा। स्लीपवेल के गद्दे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है साथ में ये यंग कंट्री है, तो एवरी ईयर जो नंबर ऑफ मैरिजेस है उसका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैट्रेसेस का कंजप्शन है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। दूसरा फेदर फोम फ्लेमीफ्लेक्स करके इनकी ब्रांड्स है और हाल ही में ही शीला फोम ने कर्लोन और दूसरी जो कंपनी है उसको एक्वायर भी किया है, जिसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो मेनली ये मैट्रेस बनाते हैं और बाकी फर्नीचर फोम, टेक्निकल फोम और कंफर्ट फोम एंड एससी लाइंस भी बनाते हैं। तो इसका मेजोरिटी जो बिजनेस है वो मैट्रेसेस बनाने का है। बाकी फर्नीचर फोम जो कि चेयर या फिर सोफा में जो फोम लगाते हैं वो फोम बनाते हैं। और टेक्निकल फोम की जो बात करें वो मेनली ऑटो इंडस्ट्री में जो भी सीट्स बनती है, सीट्स के अंदर भी फोम लगता है, तो वो फोम भी मोस्टली शीला फोम कंपनी से ही जाता है। तो अगर हम पीयू फोम की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी का है। और अगर हम जियोग्राफी वाइज देखें तो इंडिया के अंदर 70% इनका रेवेन्यू आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से 16% और यूरोपियन कंट्री से 14%। तो 70-30 का रेशियो है डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट के बीच में। और यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी भी दे रखी है 11,000 मेट्रिक टन पर एनम से ये 17,000 मेट्रिक टन पर एनम। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में इनका कैपेसिटी है और टोटल इंडिया की कैपेसिटी मिला के अगर बात करें तो टोटल 1,29,000 मेट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। और अगर हम मैट्रेस बनाने की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी हाल में है वो 1000 मैट्रेसेस पर डे है, जो कि इंक्रीज होकर होने वाली है 3000 मैट्रेसेस पर डे, क्योंकि यहाँ पे इनका एक कैपेक्स है जो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर न्यू प्लांट बना रहे हैं और वो न्यू प्लांट फुल्ली फ्लेज ऑपरेशन होने के बाद इनका जो कैपेसिटी है वो लगभग 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधा इनका बिजनेस 2 से 3 साल में 3 गुना होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई। इसका मतलब कि इन लोगों को विजिबिलिटी दिख रही होगी कि इतना मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, तभी जाके इन्होंने इतनी कैपेसिटी बढ़ाई होगी। तो इसीलिए यहाँ से हमें आइडिया आ सकता है कि 2 से 3 साल में इनका जो भी रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो सकता है। और यहाँ पे कंपनी का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का लगभग 2.6% ये लोग खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग दिखाने में, ताकि इनका ब्रांड बना रहे और आगे जाके फ्यूचर में ग्रो करे। तो वैसे शीला फोम की जो भी ब्रांड्स है, स्लीपवेल है, कर्लोन भी एक्वायर कर लिया है, तो वो सारी ब्रांड काफ़ी डोमिनेटिंग ब्रांड है मार्केट के अंदर। और धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर कैप्चर कर रहे हैं वो पूरा इनके पास ही आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज मार्केट। तो अभी तक जो लोग पुराने गद्दे में सो रहे थे, रुई वाले गद्दे में, तो एक्चुअली अगर हम हेल्थ के लिए देखें तो वो गद्दे अच्छे भी है, थोड़े सस्ते भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की हैबिट बन रही है, तो आगे जाके इस टाइप की कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले हम कितना भी सोच ले। आने वाले 10-20 सालों में जो ब्रांडेड कंपनियां है उनका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। और अगर हम रिसेंट एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी ने 95% स्टेक कर्लोन के अंदर एक्वायर कर लिया है और 35% स्टेक एक दूसरी कंपनी है जो कि फर्नीचर रेंट पे देने वाली कंपनी है, जिसका नाम है फर्लेनको। तो फर्लेनको भी एक्वायर किया है। कर्लन को एक्वायर करने में लगभग 2035 करोड़ रुपीस लगाए हैं और ये दूसरी कंपनी है फर्लेनको को एक्वायर करने में 300 करोड़ रुपीस लगाए हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग 2335 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है दूसरी कंपनी को एक्वायर करने में। अब यहाँ पे फायदा ये होगा कि कंपनी का जो प्रेजेंस नॉर्थ एंड वेस्ट में ज्यादा था वो अभी साउथ एंड ईस्ट में भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि
कर्लोन कंपनी जो है उसका प्रेजेंस साउथ एंड ईस्ट में ज़्यादा था। तो ये दोनों कंपनी मिला के अभी इंडिया की नंबर 1 मैट्रेस कंपनी है और इसको टक्कर देने वाली कोई भी नियर बाय कंपनी नहीं रहेगी। और साथ में कंपनी फर्नीचर रेंट देने वाली कंपनी फर्लेंको को भी एक्वायर किया है, तो वहां पर भी कंपनी का कुछ स्ट्रेटेजी है, आगे जाके फर्नीचर बिजनेस में भी अपना थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। और जो सिनर्जी बनेगी, मतलब के जो मैट्रेसेस है वो भी फर्नीचर के अंडर में आता है और साथ में फर्नीचर रेंट वाली कंपनी है, तो इसकी वजह से होगा है कि जो फर्नीचर कंपनी है उनको भी फायदा होगा और साथ में इनके मैट्रेसेस भी ज्यादा थोड़ा सेल होगी, तो यहाँ पे दोनों को फायदा है। तो इस तरह से कंपनी का पूरा स्ट्रेटेजी है बिजनेस वाइज। और अब हम देखते हैं कि क्या ये सारी चीज हमें रिफ्लेक्ट हो रही है फाइनेंशियल में कि नहीं, क्योंकि बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये सारी चीजें हमें जब तक फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट नहीं होती तब तक हम कह नहीं सकते कि कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये 10,000 करोड़ रुपीज का है। तो यहाँ पे जो मल्टीबैगर कंपनियां रहती है उसका मार्केट कैप मेरे हिसाब से 2,000 से 10,000 करोड़ की रेंज में रहना चाहिए। और अगर वो मार्केट लीडर कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छे से मार्जिन कमा रही है, तो आगे जाके यही कंपनी आराम से 5-10 गुना हो सकती है। तो यहाँ पे आने वाले 10 से 20 साल के अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 से 1 लाख करोड़ आराम से हो सकता है, अगर सही से काम करती रही और प्रॉपरली इन्होंने सारी चीजें चैनलाइज की तो। लेकिन अगर हम हल्का इसका ROC एंड ROE का नंबर देखें तो ये थोड़ा सा पुअर है। अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो यही नंबर इनके बहुत ही अच्छे थे। तो हमें ये जो पास्ट नंबर है ROC ROE के, वो यहाँ पे नीचे और उसके नीचे रेशियो में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का ROC 16%, 14%, इवन के 38%, 39%, ऐसा भी 2-3 साल तक रहा है। और 26%, 23%, 18% तो अभी तक था, लास्ट में भी 14% था। लेकिन हाल में जो नंबर आया है उसके हिसाब से कंपनी का जो ROC है वो ओनली 9% का है और ROE है वो ओनली 7% का है। तो यहाँ पे जो मेजर रीजन है वो कंपनी जो लेटेस्ट एक्विजिशन किया है वही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से कंपनी जो खर्चा है थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें थोड़ा सा पुअर नंबर देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस है। तो कंपनी का हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है वो 240 करोड़ का था और कंटिन्यूसली यहाँ पर कंपनी ग्रो कर रही थी और प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा था। अभी यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू अभी भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा डाउन हो गई है। जो 240 करोड़ हाईएस्ट प्रॉफिट था वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मेजर रीजन ये भी है कि कंपनी ने हाल में जो एक्विजिशन किया उसकी वजह से लोन लिया है, तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.51 हो गया है। तो ये हमें बेटर तरीके से बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है 1000, उसके सामने ओनली 300 करोड़ का ही लोन था। और अगर हम हाल में देखें तो 2800 के सामने 1400 करोड़ का लोन है, मतलब जितना खुद का मनी है उससे आधा इन्होंने लोन लिया है, मतलब डेट टू इक्विटी हो गया 0.5 और जो पहले था 0.3%। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रेंज था। यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी एग्रेसिव जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन है क्योंकि 0.5 डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा और भी डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है और मान लीजिए कि रिजर्व एंड डेट दोनों अगर सेम हो जाता है तो फिर यहाँ पे डेट टू इक्विटी 1 हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही रिस्की कंडीशन हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और साथ में देखिए यहाँ पे कंपनी की जो एसेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हमें दिख रही है। यहाँ पे 3,000 करोड़ की एसेट दिख रही है। तो इसका रीज़न यही है कि कंपनी ने हाल में जो एक्विजिशन किया है तो एक्विजिशन में यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट बढ़ गई है। ठीक है, बीच में भी थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्विजिशन किए थे, लेकिन ये जो एक्विजिशन है वो थोड़ा सा बड़ी साइज़ का है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इनटेंजिबल एसेट में ये जो वैल्यू है वो दिख रही है। अभी ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती है प्राइस टू बुक में। तो एक बार मैं प्राइस टू बुक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कि पहले थोड़ा सा कम था। अभी देखिए प्राइस टू बुक इसका जो रेंज है वो लगभग 8 के आसपास रहता था, उसी के आसपास ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन हाल में इसका प्राइस टू बुक जो रेंज है वो ओनली 3 का हो गया। और कोई भी अच्छी ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्राइस टू बुक 3 होना मतलब बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस टू बुक नीचे आने का रीज़न है वो कुछ और है। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो मान लीजिए कि कंपनी ने कोई एक्विजिशन नहीं किया है और कंपनी का बुक वैल्यू ओनली 100 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर यही ब्रांड कोई टेक ओवर करता है तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू पे तो इसको सेल नहीं करेगी, उसको सेल करेगी हाईएस्ट प्राइस पे। ठीक है, अब मान लेते हैं 500 या 600 पे इसको सेल करती है, तो कंपनी का बुक वैल्यू जो था वो रियलाइज कितना हुआ 500 से 600। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
तो 1.2, 1.5 या फिर 2 आएगा, लेकिन 100 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 8, 9 तक आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कर्लन को एक्वायर किया तो उसका जो भी एक्चुअल में इंटेंजिबल एसेट था, गुडविल था, उसको कैपिटलाइज कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हमें थोड़ी सी नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, अदरवाइज इसका जो रेंज है वही रेंज में ये प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। हाँ, इसका शेयर प्राइस जरूर नीचे आया है, तो शेयर प्राइस के हिसाब से इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा डाउन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 8 बुक वैल्यू, यहाँ पे 8 से 3 हो गया, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर हम पी रेशियो की भी बात करें तो पी रेशियो का रेंज भी इसका 50 के आसपास चलता है, और हाल में भी जो पी रेशियो 60 का वो भी उसके एवरेज के आसपास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में 65 इसका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली। अगर यही प्रॉफिट नेक्स्ट 3 क्वार्टर तक रिफ्लेक्ट होता है तो कंपनी का टोटल जो भी प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट, वो ये 180 करोड़ की जगह ये 300 करोड़ के आसपास बन सकता है। ठीक है, तो 300 करोड़ के हिसाब से अगर हम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें, अगर हम इसका पी रेशियो निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 300 करना पड़ेगा, तो 10,000 डिवाइड बाई 300 करोड़ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो 33 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो 60 का पी दिख रहा है वो एक्चुअल में 33-34 के आसपास है फॉरवर्ड पी रेशियो कोई इतना ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन 33-34 ऐसी ग्रोइंग कंपनी के लिए इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 2013 में ओनली 1100 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के अभी लगभग 3000 करोड़ हो गया, मतलब कि लगभग 3 गुना हो गया। तो हम एक बार CAGR कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10.57% CAGR से ग्रो हुआ है। ठीक है, जो कि इसका अगर हम DRHP देखें तो DRHP में भी यही एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 11% के आसपास हो सकता है, तो एक्चुअल में भी इतना ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी के पैरामीटर देखें तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% दिखा रहा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19% दिखा रहा है, और स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ यहाँ पे ओनली 5 ईयर का है, क्योंकि कंपनी 2016-17 के आसपास ही लिस्टेड हुई थी। तो लास्ट 5 ईयर का इनका स्टॉक प्राइस CAGR ओनली 8% बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी का जो एक्चुअल में ग्रोथ है उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक प्राइस CAGR कम आया है। अभी हम कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 65% शेयर है, और FIDA के पास बाकी का 30% शेयर है, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है ओनली 3.6% है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है। तो इस टाइप की जो कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रो करने वाली, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उसमें अगर पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना तय है, क्योंकि यहाँ पे सबको कन्विक्शन है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली ही है। ठीक है, अगर हम एक बार ट्रेड देख लेते तो यहाँ पे हाल में ही कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक 1200 की प्राइस पे सेल किया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी ने इसको एक्वायर भी किया होगा। तो बल्क डील में भी देख लेते, तो ब्लू डायमंड करके जो कंपनी है उन्होंने 1100 में इसको बाय किया था, और सेल किया था विंड्रो कमर्शियल ने 1100 की प्राइस पे। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो 1100-1200 के आसपास ही हुए हैं। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1100-1200 के आसपास जा सकता है। तो एक बार हम कंपनी का टेक्निकल भी देख लेते। तो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी 2017 में, फिर वहाँ से एक अच्छी रैली दिखाई, और फिर एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी। ठीक है, अगर हम कंसोलिडेशन फेज देखें तो यहाँ पे 2017 से लेके 2020 तक ये कंसोलिडेशन फेज चला था। तो लगभग 4 से 5 साल तक इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो कंसोलिडेट हुआ था, और ये जो रेंज था वो रेंज था 550 से लेके 900 तक। यहाँ से अगर हम डाउनफॉल भी देखें तो हाईएस्ट एवर से जो डाउन आया था वो 40% तक शेयर प्राइस डाउन आया था। ठीक है, उसके बाद से कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेकआउट दिखा के 900 की प्राइस से हो गया था 2000 लगभग हो गया था। तो 2000 का पीक था, और वहाँ से फिर से ये शेयर प्राइस नीचे आया है। तो अगर हम करंट शेयर प्राइस है उसको देखें तो 2017 में जो प्राइस था 900 का, वही प्राइस को वापस से टच कर रहा है। तो कंपनी का 2017 में नेट प्रॉफिट था 126 करोड़ था, और EPS था 12 का। तो अगर हम हाल का प्रॉफिट देखें तो 180 करोड़ का हो गया है, और EPS भी 16 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी का EPS है वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का आप देखिए 24 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था, वो 49 करोड़ फिर 54 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे कुछ डाइल्यूशन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे
EPS जो है अर्निंग पर शेयर वो डाउन हुआ है। तो जब भी ऐसा डाइल्यूशन हो तो हमें EPS देखना चाहिए, नहीं कि नेट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे साइज़ बढ़ गया है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में पर शेयर के हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ा के नहीं, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम बढ़ी है, जबकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस अभी जो डाउन आया है वो अपने पिक से लगभग 50% डाउन आया है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर 50% से ज़्यादा डाउन आता है तो वहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए कि इस कंपनी का क्या सर्वाइवल कंडीशन है, और अगर कंपनी अच्छी है तो वहाँ पे बाय करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। तो अगर हम लास्ट सपोर्ट तक भी देखें कि जहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया था, वो कंसोलिडेशन तक भी अगर शेयर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ से डाउन प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग 20-25% की है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें अगर लगता है कि कंपनी अच्छा कर रही है तो यहाँ पे कुछ शेयर परचेस कर लेने चाहिए लगभग 50% के आसपास, और बाकी का जो स्टेक है वो हम ये 650 प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 इंस्टॉलमेंट में हम बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से ज़्यादा डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया था और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया था। उसी सेम रेजिस्टेंस को ये रीटेस्ट करने आया। तो पहले जो रेजिस्टेंस था वो भी कंपनी के शेयर प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे आप देखिए कि एक बार शेयर प्राइस यहाँ पे टच होकर ऊपर गया है और दूसरी बार भी यहाँ पे थोड़ा सा ये अप मूव दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा नजर आ रहा है एज पर टेक्निकल। तो यहाँ से अगर हम रिसेंट हाई तक भी देखें तो भी यहाँ पे 40% का पोटेंशियल गेन है, और ये जो पोटेंशियल गेन है वो हमें अचीव करने में 6 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन में हमें नंबर्स नजर नहीं आ रहे, वो हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जून क्वार्टर और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर सब सही रहा तो यहाँ से आराम से ये शेयर प्राइस जो है वो 1200-1300 रुपये की प्राइस दिखा सकता है। फिर वहाँ से फर्दर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके आगे क्या रैली अगर चालू रखता है और कंपनी का कंडीशन सही रहता है तो यहाँ पे ये जो हाई था या फिर ऑल टाइम हाई था उसको भी टच कर सकता है। तो अगर यहाँ तक हम पोटेंशियल गेन देखें तो ये पोटेंशियल गेन हमारा 80% का है, और ऑल टाइम हाई तक देखें तो यहाँ से सीधा सीधा ये डबल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डबल होने में हमें 2 से 3 साल वेट भी करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 से 3 ईयर वेटिंग मतलब हमारा 25-26% का CAGR रिटर्न बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल से ये रहेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस शेयर को बाय किया हुआ है, यहाँ से फर्दर डाउन आता है इसी रेंज में जो कि 700 की रेंज है, तो 700 की रेंज में मैं यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डबल कर दूंगा, और फिर जो डबल की हुई क्वांटिटी है उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी में कहीं मतलब 900-950 के आसपास निकाल दूंगा, और बाकी की क्वांटिटी जो है उसको मैं राइड करूंगा अप टू 1600 से लेके 1900 तक। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करेंगी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम है अभी टेम्पररी प्रॉब्लम वो अगर रिजोल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, डेट टू इक्विटी अगर बैलेंस में रहता है तो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फुल कर लूँगा, और बाकी का जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।